किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है? उपकेंद्रण, अपकेंद्रण, विसरण, अवरोहन। तो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है वॉशिंग मशीन? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अपकेंद्रण के सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। समझना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही है। समान गति के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ ऊपर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो वह त्वरण के भार के साथ नीचे जाता है। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती रहती है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ध्यान से सुनो कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पे आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, पास्कल के सिद्धांत पे, इनमें से कोई नहीं। तो ये सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। अधिक छोटा, गोलाकार, अधिक लंबा, वही रहता है। तो वही रहता है। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होता है? वही होता है। बस आपको कंसंट्रेट करना है दिमाग को। जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो दोबारा आपके सामने आए तो सही हो, दोबारा आपके सामने आए वो क्वेश्चन सिर्फ सही करना है, गलत नहीं करना है। तभी आप चिल्का चले पाओगे, तभी आप वर्दी ले पाओगे 2021 में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही रहेगा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो उतना ही रहेगा। अगर पानी में एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? इसमें से बताना है कि किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। गतिज ऊर्जा, कार्य का, ऊर्जा का, बल का। तो बल का जो इकाई है न्यूटन मीटर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का भार घटता है कि चाल चढ़ जाएगी, या भार बढ़ जाएगा कि ऊर्जा कम हो जाएगी? तो भार क्या होगा? बढ़ जाएगी। अगर वस्तु को गर्म कर दिया जाए तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आप जानते हो कि कैलोरी क्या है? ऊष्मा का मात्रक है। जूल क्या है? ऊष्मा का मात्रक है। 4 नंबर आप में ऑप्शन में दिया है किलो कैलोरी, वो भी ऊष्मा का मात्रक है। लेकिन डिग्री जो सेल्सियस है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप,
इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप घट जाता है, न घटता है न बढ़ता है न। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं, घटता है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है न घटता है न बढ़ता है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ जाता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चावल को पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा। चावल को पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो समुद्र तट पर, माउंट एवरेस्ट पर, शिमला में, समुद्र की गहराई में, तो माउंट एवरेस्ट में लगेगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। क्वथनांक, क्रांतिक ताप, हिमांक, त्रिक बिंदु। तो उसे क्या कहेंगे हम, त्रिक बिंदु। जहाँ पर वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों दिए हैं, बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा, बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा। क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नोदन में, रॉकेट प्रयोगिक में और अति चालकता विषयक अनुसाधनों में और तुषार मुक्त प्रतिचित्रों में। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न इंजनों का अनुप्रयोग होता है, निम्न इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रायोगिक में, रॉकेट प्रायोगिक में होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, क्या कारण है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है धूलकण, चौथा ऑप्शन है हीलियम। जो ऑप्शन सही होगा धूलकण होगा, धूलकण होगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण धूलकण है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी मैं 15 क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। का क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बताओ। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का जो रंग दिखाई देता है नीला, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, 10, 7, 12, 5। तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मृग तृष्णा किसके बनने के कारण होता है। मृग तृष्णा यानी कि रेगिस्तान की मरीचिका आप सुने होंगे, पाठ जब पढ़े होंगे। पूर्णांतरिक परिवर्तन यानी अपवर्तन आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मृग तृष्णा बनने का कारण है वो अपवर्तन है कि परावर्तन है कि पूर्णांतरिक परिवर्तन है कि विसरण है। तो उसका जो ऑप्शन सही होगा पूर्णांतरिक परिवर्तन होगा। पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण ही मृग तृष्णा होता है। 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हीरे से कांच में होगा। 19 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस गुण
धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस गुण के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्प्लवन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो ये जो आपको छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है बाल्टी में, तो अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरी हुई बर्तन में डुबाई गई जो छड़ी होती है मुड़ी दिखाई क्यों देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? किसी भी दिन होता है कि पूर्णिमा को होता है कि चतुर्थांश चंद्रमा के दिन होता है? और ऑप्शन है प्रतिपदा के दिन। तो प्रतिपदा के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिपदा को होता है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 7 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण को, अल्फा किरण को, बीटा किरण को, एक्स किरण को। तो ये अगला जो आपका क्वेश्चन है 21 नंबर, ये पूछ रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर किस विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो यह गामा किरण को उत्सर्जित करता है। 22 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, रेडियम को, ग्रेफाइट को, थोरियम को, रेडियम को, ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पाद में, नाभिकीय विखंडन के प्राचलन में, ताप नाभिकीय संलयन में। तो परमाणु फाइल का उपयोग जो होता है, परमाणु फाइल का उपयोग जो होता है नाभिकीय विखंडन के प्राचलन में होता है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है वो बताना है। ताप योगी यह उत्सर्जित करता है या ऊष्मा उत्सर्जित करता है कि रेडियो धार्मिकता उत्सर्जित करता है या ऊर्जा? तो जो क्यूरी होता है रेडियो एक्टिव धार्मिकता का इकाई का नाम है। 25 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपयुक्त सभी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्सर्जित होती है नियंत्रित संलयन में, अनियंत्रित संलयन में, नियंत्रित विखंडन द्वारा और अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 27 जो नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में जारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक में, मंदक में, परिरक्षक में। तो मंदल में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? 28 नंबर क्वेश्चन सापेक्ष का विशिष्ट सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत ही द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि डायोड व निष्क्रिय जो धारा को, डायोड व प्रयुक्ति है जो धारा को दोनों दिशाओं में प्रवाहित करता है, जो एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने देती है, उपयुक्त नहीं, कोई नहीं। तो एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। जो डायोड का प्रयुक्त किया जाता है उसमें जो धारा होती है
वह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सौर विकिरण का पता लगाने के लिए किया जाता है, कि ग्राहकों को देखने के लिए किया जाता है, कि जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशक के निर्देश करने के लिए किया जाता है। तो जहाज वायुयानों आदि ढूंढना एवं मार्ग को निर्देश करने के लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है किसके लिए, जहाज वायुयानों आदि मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं राजमार्ग के निर्देश के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है, तो बताओ जवानों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिक, रेडियोग्राफिक और हॉलग्राफिक। माने त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। जवानों आपको मॉक टेस्ट 15 में से आपको 12 क्वेश्चन सही लगाने होंगे। मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप वर्दी के काबिल हो, या नहीं तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, तो यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है तो यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया, एडविन हबल। न्यूटन तीसरा नंबर ऑप्शन है, गैलीलियो चौथा नंबर ऑप्शन है, कोपरनिकस ने। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा एडविन हबल्स ने। ब्रह्मांड की प्रसारित हो रहा है तो यह प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हबल्स ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने और कोपरनिकस ने। तो केपलर ने क्या किया, ग्रहों की गति को नियम का प्रतिपादन किया था। अगर ध्यान से पढ़िएगा केपलर का गुरुत्वाकर्षण में आप पढ़ेंगे तो उसका नियम दिया गया है केपलर का। तो 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो यह सबसे प्रथम किसने प्रमाणित किया। अरस्तु ने, गैलीलियो ने, एडविन हबल्स ने और कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस ने यह पता लगाया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने पता लगाया। 35 नंबर जो क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। इस जो क्वेश्चन मैंने दिया है 35 नंबर, उसका कमेंट कीजिए ऑप्शन का कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य व तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नाभिकीय संलयन और विद्युत बल। बताओ तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, विद्युत प्रेरण, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बताओ जवान। आपको एयरफोर्स में जाना है तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होना चाहिए, और ऑप्शन भी आपके सामने है कि दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो उसका ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी व बृहस्पति, बुध और मंगल, शुक्र और मंगल, बुध और शुक्र। दो उपग्रह जिनका उपग्रह नहीं होते हैं, किसका उपग्रह नहीं होते हैं, तो वह ऑप्शन सही होगा बुध व शुक्र।
निम्नलिखित में से किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं? अब बताना है कि निम्नलिखित में किसमें अधिक उपग्रह हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो बृहस्पति में सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह यही है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बताओ, कमेंट में बताओ कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा, भोर का तारा शुक्र होता है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों तक एक चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा? शुक्र, बुध, मंगल, शनि। तो बुध ऑप्शन सही होगा, ये 88 दिनों तक चक्कर लगाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, आप्टर, न्यूटन, कैंडिला। तो कैंडिला होता है, कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? बताओ, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में, 1965 में, 1991 में, 1985 ईस्वी में। तो यह ऑप्शन तो सही होगा, 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, 1971 ईस्वी में। 43 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा वीडियो का जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच जाएंगे और आसानी से आप वीडियो देख लेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? जूल, कैलोरी, आर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो कैलोरी से हम खाद्य ऊर्जा को हम इकाई से नाप सकते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? वाट, आफ्टर, डायोप्टर। तो लेंस का एसआई मात्रक में क्या होता है? डायोप्टर होता है। आप जानते हो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, परीक्षा में कभी भी कहाँ से आ जाए ये कोई भरोसा नहीं है। तो 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कमेंट करें, उसका उत्तर मैं देने का कोशिश करूंगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज, पावर, करंट, प्रतिरोध। तो एम्पियर क्या नापता है? एम्पियर क्या नापता है? करंट नापता है। एम्पियर क्या नापता है? करंट नापता है। और निम्नलिखित में 46 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें से बताना है कौन सा सदिश राशि नहीं है। वेग, द्रव्यमान, संवेग और कोणीय वेग। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा द्रव्यमान होगा। इसमें से जो सदिश नहीं होगा द्रव्यमान नहीं होगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।